गुड मॉर्निंग। E2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे कि मानव शरीर में जो रक्त है वो कैसे बना है और इसका क्या काम है और किस तरह से हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे हर एक एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड जो है वह है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं जिसके मिलने से ब्लड का निर्माण होता है। और ये सेलुलर भी होते हैं और जो इनका 40% भाग जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। और जो 40% भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेलुलर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो सेलुलर सब्सटेंस में हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। सेलुलर सब्सटेंस में हम लोग पढ़े थे WBC RBC और इस तरह से जो अब हम लोग इस जो अध्याय में पढ़ेंगे कि ब्लड में प्लाज्मा का क्या कार्य है, ब्लड का क्या कार्य है, ब्लड हमारे शरीर को किस तरह से सुरक्षित रखती है और रोग निरोधक क्षमता हमें कैसे उत्पन्न करती है। इन सारी तथ्यों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्लड। तो मानव ब्लड जो है, मानव रक्त जो है वह क्या है, संयोजी उत्तक है। इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से मिलकर बने होते हैं और ये दोनों प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। और जिसका ब्लड का सामान्य ब्लड का जो pH होता है वह pH मान जो होता है 7.4 होता है। मानव ब्लड का pH जो होता है वह 7.4 है। बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ह्यूमन ब्लड का pH मान क्या है, तो 7.4 है। और यह एक विलयन है क्योंकि यह क्षारीय होते हैं और इनका pH जो होता है 7.4 होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है सामान्य रूप से 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी किसी बुक में इसके मात्रा जो है थोड़ा सा कम बेस है, कहीं 5.5 है, कहीं फिर 4.5 है। लेकिन सामान्य जो हम लोग ज़्यादातर बुक में और सामान्य जानकारी के अनुसार भी जो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। और ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रक्त जो होते हैं, मानव रक्त वो ब्लड 2 पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड जो होते हैं 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ हम बताए थे कि कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन उसके बाद भी उसमें भी सेलुलर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि कुछ सेल भी होते हैं जैसे WBC RBC सेल, तो सेलुलर सब्सटेंस भी होते हैं। तो ये 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। एक तो लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, लसलसा चिपचिपा टाइप के, जिसको हम लोग ये प्रोटीन युक्त होते हैं और इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा जो ब्लड में होती है उसकी मात्रा लगभग 60%। जो पेरिफेरल ब्लड में ब्लड घूमते रहते हैं उसमें जो है प्लाज्मा की मात्रा क्या होती है, 60% होती है। और ये प्रोटीन के बने होते हैं और तरल पदार्थ होते हैं, लसलसा चिपचिपा। और ये क्या करते हैं कि शरीर में जो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो हमारा डाइजेशन होता है
जो हम लोग खाना खाते हैं और उससे जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन के बाद जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उन पोषक तत्वों का वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बॉडी के अदर ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन को एवं हार्मोन को, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को क्या करते हैं, शरीर के अदर भाग में, अदर ऑर्गन में वो कार्य के लिए पहुंचाते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि रुधिराणु, जो एक तो हो गया लिक्विड रहता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में लसलसा पीला, हल्का पीला रंग का ये पदार्थ होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसमें फाइब्रिनोजेन मौजूद रहते हैं और फाइब्रिनोजेन के कारण ही हम लोग जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारा, जो शरीर में रुधिर में कहीं किसी अंग के कटने पर जो थक्का बन जाती है, तो फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति के कारण ही ये क्या होते हैं, विटामिन के द्वारा जो फाइब्रिनोजेन के निर्माण में सहयोग किया जाता है और ये ब्लड को थक्का बनाने में, यानी कि ब्लड को जमाने में काफ़ी सहयोगी होते हैं, हेल्प करते हैं। और देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा होते हैं, फाइब्रिनोजेन के उपस्थिति में हमारा क्या होता है कि वहाँ एक जालिकानुमा आकृति बनती है और उस जालिकानुमा आकृति में प्लेटलेट आके फंस जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लाज्मा का एक मुख्य कार्य ये भी है। और ये फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति के कारण ही इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो जब हम प्लाज्मा से जो फाइब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं तो उसी प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहने लगते हैं, वह बन जाता है सीरम, क्योंकि प्लाज्मा से जैसे ही फाइब्रिनोजेन निकलता है सेंट्रीफ्यूजन के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज मशीन से उसको हम लोग निकालते हैं और निकाल कर वह जब जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं, जो सेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में, उसमें सेलुलर सब्सटेंस में सबसे मुख्य जो होते हैं WBC होते हैं, RBC होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं, वहाँ आप जाके इसका विस्तृत जो पढ़ाया गया है, डिटेल्स दिया गया है, उसको आप देखकर इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसका जो है ब्लड में 40% यह भाग होता है, सेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं वो 40% होते हैं। अब इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे मुख्य जो मेजर रोल है शरीर में ब्लड का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं और उसका क्या काम है। तो सबसे मेजर जो इसका कार्य है ब्लड का, शरीर के ताप का नियंत्रण और नियमन करना। शरीर के ताप का क्या है, नियंत्रण और नियमन करना। मतलब अगर ताप कम बेस होती है, अधिक होती है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसको एक निश्चित मात्रा में नियमन करना, यानी कि शरीर के सामान्य ताप को 98.4 फ़ारेनहाइट बनाकर रखना और सेल्सियस पैमाने पर इसको लगभग 30.9 डिग्री सेल्सियस बनाकर रखना, उसको रेगुलेट हमेशा करना, यानी कि ताप का नियमन करना। और दूसरा इनका मुख्य जो ब्लड का कार्य है वो कार्य है शरीर को रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करना। रोग रोधक क्षमता अर्थात कि बॉडी में इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करना, और साथ में जो हमारे शरीर में संक्रमण होते हैं, संक्रमण अर्थात कि इन्फेक्शन, जो बाहरी तत्व जैसे मान ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, या अदर ट्रोमेटिक हो, या किसी भी तरह से हमारे शरीर में अगर किसी तरह से इन्फेक्शन होता है तो उसका ब्लड का मुख्य कार्य होता है कि शरीर को रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करना और संक्रमण से बचाना। शरीर को संक्रमण से बचाने का ब्लड का मुख्य कार्य होता है। और यह क्या करती है, शरीर के ताप का नियमन तो करती ही है, साथ में
वह घाव, अगर कोई भी वुंड होता है बॉडी के किसी पार्ट में, या कट जाता है, छंट जाता है, या किसी तरह का घात प्रतिघात हमारे शरीर पे होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं कि उसको भरने का काम करते हैं, जल्दी से उसको क्योर करने का कार्य ब्लड का ही होता है। दूसरा होता है रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के की उपस्थिति के कारण, जैसा कि हम लोग प्लाज्मा में पढ़े हैं, देखे हैं कि विटामिन के की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेन का निर्माण होते हैं, जो जिसके कारण से ब्लड में थक्का बन पाता है, जम जाता है ब्लड, और रुधिर का बहना रोक देता है। तो ये भी मेजर काम है, मेजर रोल है ब्लड का। और आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड के और क्या कार्य हैं। तो ब्लड का जो मेजर और कार्य है, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 और O2। तो मेजर O2 जो होता है क्या है कि ऑक्सीजन का शरीर में जब हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, तो ब्लड के माध्यम से क्या करना है, सेल लेवल तक इसको पहुंचाना, और वहां से जो O2 होते हैं उसका उत्सर्जन करना है, उसको बाहर निकालना। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो मुख्य कार्य जो होता है ब्लड के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के कार्य करते हैं। दूसरा है जो पचा हुआ भोजन, जो हम भोजन करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, और उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना भी ब्लड का ही कार्य होता है, मुख्य रोल होता है। क्योंकि जो पोषक तत्व जो ऑब्जर्प्शन के द्वारा हमारा शरीर पोषक तत्व को ऑब्जर्व किया, उसको शरीर के अदर भाग में, अदर ऑर्गेन में पहुंचाना भी ब्लड का ही काम होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। साथ में हार्मोन को भी पहुंचाना एक दूसरे से, जहां से हार्मोन का सिक्रेशन हम जैसा कि जानते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। उस क्रिया को सही से संपन्न करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है, और उसका भी ट्रांसपोर्टेशन वो क्या करते हैं, ब्लड करते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ, बहुत सारे वास्ट प्रोडक्ट भी होता है, जहाँ पे केमिकल एक्टिविटियां हो रही हो, कार्य हो रहे हो, तो कुछ न कुछ तो वास्ट प्रोडक्ट जब निश्चित रूप से निकलते हैं, तो उस वास्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करना, उत्सर्जन करना, यानी कि स्वेट के रूप में कर दें, या वो डायरेक्टली पेरिफेरल ब्लड से होते हुए बाहर निकाल दें किसी न किसी रूप में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ का भी शरीर से बाहर निकालना, ये मुख्य ये भी कार्य ब्लड के होते हैं। अब रक्त का थक्का बनाना, यह रक्त का ही काम है, जो ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं। आगे देखते हैं कि विटामिन के सहायता से अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है। बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि रक्त का थक्का किस विटामिन के सहायता से बनता है, तो विटामिन के सहायता से। और रक्त का थक्का कैसे बनता है, कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के से वो क्या करते हैं, रक्त के थक्का बनाते हैं। इस प्रकार हम लोग ब्लड के विभिन्न कार्य और विभिन्न स्वरूप है, और उनके द्वारा जो शरीर में क्या मेजर रोल है, उनकी क्या भूमिका है, इन सभी तथ्यों के बारे में जाने। और ये सभी तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। अगर इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें और 1 से 2 बार पढ़ लें, तो इसको निश्चित रूप से इससे पूछे जाने वाले सभी प्रश्न का आप लोग समाधान और सही उत्तर निश्चित देंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।